स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम पढ़ेंगे एसी थ्रू इंडक्टर। आगे का लेक्चर पहले आप देख लेना, जिसका आगे का लेक्चर बाकी है वो प्लीज देख लेना, बाद में ही यहाँ पे आपको थोड़ा समझ में आएगा, वरना प्रॉब्लम होगा बच्चों। आगे मैंने पढ़ाया था एसी थ्रू रेजिस्टर, यहाँ पे हम पढ़ेंगे सेकंड टॉपिक एसी थ्रू इंडक्टर। अब ये एसी थ्रू इंडक्टर में क्या होता है, देखो यहाँ पे हम कोई एक एसी सोर्स लेंगे और वो जो एसी सोर्स होगा उसको हम ज्वाइन करेंगे इंडक्टर के साथ। देखो यहाँ पे एक एसी सोर्स है जहां से एसी करंट और एसी वोल्टेज मिलते हैं, ये है एसी सोर्स। और इसके साथ इस तरह से एक इंडक्टर ज्वाइन किया है मैंने। आप सभी को मालूम है इंडक्टर का मीनिंग, ये जो वायर है, मान लो ये वायर, अगर उस तरह यही वायर को इस तरह से स्प्रिंग जैसा आपने मोल्ड कर दिया है तो ये हो गया यहाँ पे इंडक्टर। ये आप देख सकते हो, ये मैंने इंडक्टर ज्वाइंट किया है। और ये जो इंडक्टर है इसका इंडक्टेंस एल जितना है, ये जो इंडक्टर है उसका इंडक्टेंस कितना है, एल जितना। और ये जो है ये एसी सोर्स है, और एसी सोर्स में से क्या मिलेगा आपको यहाँ पे मिलेगा एसी ईएमएफ। जो ईएमएफ मिलेगा वो एसी वोल्टेज का ही होगा। यहाँ पे समझ में आ रहा है? तो हमने क्या किया है, इंडक्टर को ज्वाइन कर दिया है एसी सोर्स के साथ। और फिर से मैं बता दूं इंडक्टर क्या होता है। जैसे सोलेनोइड होता है, आपको मालूम है कि वायर को इस तरह से स्प्रिंग जैसा आप यहाँ पे मोड़ दोगे तो ये बन जाएगा एक इंडक्टर। तो ये ही वायर है और कुछ नहीं है। वायर को मैंने इस तरह से ये शेप में रख दिया है, ये बन चुका है इंडक्टर। तो यहाँ पे इसका इंडक्टेंस जो होगा वो होगा एल। आगे के चैप्टर में हमने ये पढ़ लिया था। अब यहाँ पे आपको एक चीज मालूम ये होनी चाहिए कि यहाँ पे जो एसी ईएमएफ आपको मिल रहे हैं, यहाँ पे एसी सोर्स में से जो ईएमएफ आपको मिल रहा है वो ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, ई नॉट साइन ओमेगा टी होता है। ये आपको मालूम है, ई नॉट साइन ओमेगा टी होता है। अब यहां पे आप देखोगे कि एसी सोर्स है तो होगा क्या, कंटिन्यू अल्टरनेटिंग करंट फ्लो होगा, उसकी वजह से फ्लक्स में कांस्टेंट चेंज आएगा और इसके अंदर सेल्फ इंडक्टेंस क्रिएट होगा। तो इसके अंदर जो सेल्फ इंडक्टेंस क्रिएट होगा इसकी वजह से आपको मालूम है ये सेल्फ इंड्यूस हो जाएगा, सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ क्रिएट होगा। तो यहां पे अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, तो यहां पे जो इंड्यूस ईएमएफ क्रिएट होगा अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, वो क्यों क्रिएट होगा, क्योंकि आगे के चैप्टर में आपने देख लिया है अगर एसी करंट पास होगा तो एसी करंट क्या होता है, अल्टरनेटिंग करंट। आपको पता है उसका ग्राफ जो होता है वो अल्टरनेटिंग होता है, साइन कर्व। तो यहाँ पे अल्टरनेटिंग करंट जैसे ही पास होगा तो करंट क्या होगा, कंटिन्यू चेंज होगा। करंट कंटिन्यू चेंज होने से फ्लक्स में कंटिन्यू चेंज आएगा, और फ्लक्स में कंटिन्यू चेंज आने से इसके अंदर एक इंड्यूस ईएमएफ क्रिएट होगा। और वो इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला आपने आगे के चैप्टर में पढ़ लिया है, माइनस एल डी आई बाई डी टी। ये इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला है, माइनस एल डी आई बाई डी टी। तो ये क्या है, एसी ईएमएफ, ऑर्डिनरी ईएमएफ जो इसके अंदर फ्लो हो रहा है। और ये क्या है, इंड्यूस ईएमएफ, माइनस एल डी आई बाई डी टी। लेकिन आपको एक चीज मालूम होनी चाहिए कि यहां पे ये जो इंड्यूस ईएमएफ होगा वो ये एसी ईएमएफ का अपोज करेगा। तो यहां पे जो एसी ईएमएफ होगा वो और ये इंड्यूस ईएमएफ दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। तो यहां पे हम लिख सकते हैं एसी ईएमएफ इक्वल्स टू इंड्यूस ईएमएफ
लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है इसलिए मैं यहाँ पे माइनस लिखूंगा। तो AC EMF और इंड्यूस EMF दोनों ही इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में हो गए। यहाँ पे लिखा है टू मेंटेन द फ्लो ऑफ करंट इन द सर्किट अप्लाइड वोल्टेज मस्ट बी इक्वल एंड अपोजिट टू द इंड्यूस EMF। तो यहाँ पे AC EMF इक्वल्स टू इंड्यूस EMF, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन होने की वजह से माइनस में लूंगा। अब इंड्यूस EMF ऊपर ही आपने देख लिया, उसका फॉर्मूला क्या है मैं यहाँ पे रख दूंगा। तो ये होगा माइनस, ब्रैकेट में लेंगे हम माइनस L di/dt। तो ये माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस L di/dt। तो यहाँ पे AC EMF का फॉर्मूला प्लस L di/dt आपको मिला है। देखो अब यहाँ पे मैं di को लेफ्ट हैंड साइड लिखूंगा तो आपको मिलेगा di इक्वल्स टू यहां पे आप लिख सकते हो E अपॉन L इंटू dt। तो di इक्वल्स टू आपको ये E है AC EMF, ये L नीचे चला जाएगा, डिवाइड हो जाएगा तो E/L, और ये नीचे वाला dt यहां पे आ जाएगा तो इंटू dt। तो di इक्वल्स टू E/L dt। समझ में आ रहा है, क्योंकि E इक्वल्स टू क्या है L di/dt, ये E इक्वल्स टू L di/dt है, तो di इक्वल्स टू E/L dt ये आपको यहाँ पे मिलेगा। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, दोनों साइड इंटीग्रेशन करूंगा। चलो अब ये यहाँ पे जो इंटीग्रेशन होगा यहाँ पे हम करके देखेंगे ये इंटीग्रेशन को। देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन, ये di का इंटीग्रेशन जो होगा तो वो आपको मिल जाएगा करंट I इक्वल्स टू, अब ये राइट हैंड साइड में E और L, यहाँ पे इंटीग्रेशन होगा E/L dt। तो ये जो E है वो तो ये है AC EMF, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला में लिख दूंगा। तो इंटीग्रेशन होगा E0 sin ओमेगा t अपॉन L विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो E0 कांस्टेंट है, L भी कांस्टेंट है, ये दोनों हम बाहर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे ये दोनों बाहर निकल जाएंगे और साइन ओमेगा t का इंटीग्रेशन होगा। तो I इक्वल्स टू E0 बाई L, और इंटीग्रेशन जो होगा वो होगा साइन ओमेगा t का इंटीग्रेशन होगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पे साइन ओमेगा t का जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा माइनस कोस ओमेगा t डिवाइड बाय ओमेगा। यहाँ पे आप लिख सकते हो ये E0 बाई L, और साइन ओमेगा t का इंटीग्रेशन जो होगा वो होगा माइनस कोस, यहाँ पे वो होगा माइनस कोस ओमेगा t अपॉन, अंदर ओमेगा कांस्टेंट है और इंटीग्रेशन में आप कांस्टेंट से डिवाइड कर देते हो, तो ये साइन ओमेगा t का होगा माइनस कोस ओमेगा t, और ये ओमेगा से हम डिवाइड भी करेंगे, ये रूल है आपको मालूम है इंटीग्रेशन में। तो यहाँ पे आपको मिलेगा E0 बाई L माइनस कोस ओमेगा t अपॉन ओमेगा। समझ में आ रहा है बच्चों? तो यहाँ पे अब माइनस कोस ओमेगा t आपको दिखाई दे रहा है। अब ये माइनस और ओमेगा को हम बाहर निकाल लेते हैं, तो आपको यहाँ पे मिलेगा माइनस E0 अपॉन L ओमेगा, माइनस E0 अपॉन L ओमेगा, और यहाँ पे कोस ओमेगा t बचेगा प्लस कोस ओमेगा t, क्योंकि माइनस तो बाहर निकाल दिया है, तो यहाँ पे बचेगा कोस ओमेगा t। तो कोस ओमेगा t को आप दूसरा क्या लिख सकते हो? तो आपको मालूम है कोस ओमेगा t को आप लिख सकते हो साइन π/2 माइनस ओमेगा t, ये आपको मालूम है। कोस ओमेगा t को आप लिख सकते हो साइन π/2 माइनस ओमेगा t, क्योंकि साइन π/2 माइनस थीटा वो हो जाता है कोस थीटा, वैसे ही साइन π/2 माइनस ओमेगा t वो हो जाएगा कोस ओमेगा t। तो कोस ओमेगा t को आप कैसे लिख सकते हो? साइन π/2 माइनस ओमेगा t। तो यहाँ पे आप ये करंट
आई का फॉर्मूला लिखोगे माइनस ई नॉट बाई एल ओमेगा साइन पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी। अब यहां पे ये बाहर वाला माइनस, अगर ये पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी जो आप यहां पे देख रहे हो, इसको आप उल्टा कर दोगे तो ये बाहर वाला माइनस निकल जाएगा। तो यहां पे आपको करंट का जो फॉर्मूला मिलेगा वो आप यहां पे ऐसा भी लिख सकते हो, ई नॉट बाई एल ओमेगा साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, क्योंकि साइन के अंदर यहाँ पे ए माइनस बी जो आपको दिखाई दे रहा है, पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी जो आपको दिखाई दे रहा है, ये अगर आप उल्टा कर दोगे तो इसका माइनस बाहर निकलेगा और वो माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। समझ में आ रहा है बच्चों? तो यहाँ पे मैंने क्या किया, साइन के अंदर जो दो है उसको मैंने उल्टा कर दिया, तो यहाँ से एक बाहर माइनस निकलेगा और ये माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो ई नॉट बाई एल ओमेगा साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। अब यहाँ पे ई नॉट बाई एल ओमेगा है जिसको मैं बोल दूंगा आई नॉट। ये ई नॉट बाई एल ओमेगा है जिसको मैं बोल दूंगा आई नॉट, और ये पीछे है साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। अब देखो बच्चों, यहां पे जो ये करंट मिला आपको, ये करंट है ना, वो एसी करंट है। क्या है? एसी करंट। लेकिन सर्किट में आपने क्या ज्वाइन किया है? इंडक्टर ज्वाइन किया। सर्किट में आपने अभी इंडक्टर ज्वाइन किया तो आपको एसी करंट का जो फॉर्मूला है वो मिला, आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, ये आपको मिला। और ये एसी करंट जब सर्किट में आपने क्या ज्वाइन किया? इंडक्टर। और यहां पे ये जो आपको दिखाई दे रहा है वो है ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ। तो आप ये दोनों ही फॉर्मूला ध्यान से देखो। अब एसी ईएमएफ है ई नॉट साइन ओमेगा टी, एसी करंट है आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। समझ में आ रहा है? तो यहां पे आप देखोगे तो जब आपने आगे का क्वेश्चन पढ़ा था, तो आगे के क्वेश्चन में जब रेजिस्टर था, याद करो बच्चों, आगे के क्वेश्चन में जब रेजिस्टर था तब यहां पे ई का फॉर्मूला मिल रहा था ई नॉट साइन ओमेगा टी, आई का मिल रहा था आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो यहां साइन के पीछे ओमेगा टी था और यहां भी साइन के पीछे ओमेगा टी था। जब सर्किट में क्या था? ओनली रेजिस्टेंस। अब यहां पे क्या हुआ बच्चों? यहां सर्किट में रेजिस्टेंस नहीं है, उसकी जगह पे है इंडक्टर। तो यहां पे ई का जो फॉर्मूला है ईएमएफ का, ई का फॉर्मूला, यहां साइन के पीछे ओमेगा टी है, लेकिन यहां करंट है, जो करंट में जो साइन फंक्शन है उसमें ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू है। अब इसका मीनिंग क्या होगा? इसका मीनिंग ये होगा कि आप जब इंडक्टर ज्वाइन करोगे सर्किट में, आप जब सर्किट में इंडक्टर ज्वाइन करोगे तो ईएमएफ जो है वो साइन ओमेगा टी से जो आगे बढ़ रहा है, लेकिन करंट जो है वो पाई बाई टू जितना पीछे रह जाएगा, क्योंकि यहां ओमेगा टी है और यहां ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू है। देखो, तो करंट पाई बाई टू जितना पीछे रह गया। तो आगे का जो क्वेश्चन था मैं आपको यहां पे दिखा रहा हूं। देखो बच्चों, आगे का जो क्वेश्चन था उसमें था एसी थ्रू रेजिस्टर। उसमें क्या था? जो वोल्टेज थे, एसी वोल्टेज, उसमें पीछे साइन ओमेगा टी था, और एसी करंट था उसमें भी पीछे क्या था? साइन ओमेगा टी। तो साइन ओमेगा टी दोनों सेम, यहाँ पे दोनों के बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं था। तो यहाँ पे क्या होता था? दोनों ही ग्राफ एक ही जगह से निकलते थे, एक ही जगह पे मैक्सिमम होते थे, फिर दोनों ही ग्राफ एक ही जगह पे फिर से जीरो हो जाते थे, फिर दोनों ही ग्राफ यहाँ पे मैक्सिमम हो जाते थे। दोनों ही ग्राफ देखो एक साथ यहाँ से निकले, एक साथ मैक्सिमम हुए, एक साथ जीरो हुए, फिर नीचे की ओर एक साथ मैक्सिमम हुए और यहाँ पे जीरो हुए। तो यहाँ पे क्या था? दोनों के बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं था। समझ में आ रहा है? क्योंकि पीछे यहाँ भी साइन के पीछे ओमेगा टी है, यहाँ भी साइन के पीछे ओमेगा टी है। लेकिन ये कब था? जब सर्किट में रेजिस्टेंस था। अब यहाँ पे क्या हुआ बच्चों? देखो, ये जो आपने देखा उसमें हमने रखा है इंडक्टर। क्या रखा है बच्चों? यहाँ पे हमने रखा है इंडक्टर।
तो इंडक्टर में क्या हुआ, यहाँ पे जो वोल्टेज मिल रहा है, ये जो वोल्टेज है यहाँ पे आप ई सिंबल यूज करो या तो वी सिंबल यूज करो। मैं यहाँ पे v इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी भी लिख सकता हूं। ये ऐसी वोल्टेज है, या तो आप ऐसी जो भी आप बोलो, जो वोल्टेज है ऐसी वोल्टेज v इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, और यहाँ पे i इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। तो यहाँ पे क्या है, ये करंट पाई बाय 2 जितना पीछे रह गया। अब आपको ग्राफ ड्रॉ करने हैं, अब आपको इसके ग्राफ ड्रॉ करने हैं। तो देखो ग्राफ में अब क्या होगा, अब देखो यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे वोल्टेज जो है वो है वी नॉट साइन ओमेगा टी, और करंट जो है जब इंडक्टर सर्किट में आएगा तब की बात हो रही है, और करंट जो है वो है आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। अब यहां पे हम जैसे ही ड्रॉ करेंगे, एक XY प्लेन जिसके अंदर हम फेजर ड्रॉ करने वाले हैं। आगे आपने सीख लिया है फेजर क्या है। तो यहां पे देखो मैं एक XY प्लेन ड्रॉ कर रहा हूं। ये XY प्लेन है। अब यहां पे हम ड्रॉ करेंगे फेजर, एक V नोट का फेजर और एक I नोट का फेजर यहां पे हम ड्रॉ करने वाले हैं। देखो V नोट बोलो या तो E नोट बोलो, जो भी आप बोलोगे, यहां पे मैं फेजर ड्रॉ करने वाला हूं। मान लो मैंने E नोट सिंबल यूज किया है, या तो V नोट, जो भी आप यूज करना चाहो वो कर सकते हो आप। समझ में आ रहा है? तो एक V नोट का फेजर होगा और एक होगा I नोट का फेजर। समझ में आ रहा है? दोनों फेजर हम ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे जो V नोट का फेजर होगा वो मैंने इस तरह से ड्रॉ किया है। ये फेजर जो है V नोट का फेजर है, और V नोट का जो फेजर होगा यहाँ पे, ये ओमेगा टी एंगल यहाँ पे बनेगा, ये बनेगा ओमेगा टी एंगल यहाँ पे। समझ में आ रहा है बच्चों? तो ये जो फेजर है वो V नोट का है, ये एंगल ओमेगा टी बना। अब यहाँ पे इसके एलिमेंट की बात होगी। तो इसके जो एलिमेंट की बात होगी तो इसके दो एलिमेंट हो गए। एक एलिमेंट होगा यहाँ पे इस तरह से, जिसको आप नाम दोगे, यहाँ पे आप नाम दोगे V नोट कोस ओमेगा टी। क्या नाम दोगे बच्चों यहाँ पे? इसका नाम होगा यहाँ पे, इसका यहाँ पे नाम होगा V नोट कोस ओमेगा टी। और उसी तरह से एक यहाँ पे ड्रॉ होगा। अब इसका जो नाम होगा वो होगा V नोट साइन ओमेगा टी। ये जो एलिमेंट होगा इसका नाम होगा V नोट साइन ओमेगा टी। तो आपको तो क्या चाहिए बच्चों? आपको चाहिए यहाँ पे V इक्वल्स टू वी नोट साइन ओमेगा टी। तो V नोट साइन ओमेगा टी जो है वो ये वाला है। V नोट साइन ओमेगा टी जो है वो ये वाला है। अब बात होगी I नोट की। तो I नोट में क्या होगा बच्चों? I नोट जो होगा उसका हम फेजर ड्रॉ करेंगे, लेकिन हम कहाँ ड्रॉ करेंगे वो हमारे लिए सबसे बड़ा क्वेश्चन है। हम I नोट का फेजर कहाँ पे ड्रॉ करेंगे? तो यहाँ पे आप साफ देख सकते हो, I नोट में जो एंगल होगा वो ओमेगा टी में से पाई बाय 2 माइनस कर दोगे उतना होगा। तो ये देखो, ये एक्स एक्सिस है, उसके साथ ओमेगा टी बना यहाँ पे। अब यहाँ पे ये इतना एंगल ओमेगा टी है, उसमें से आप पाई बाय 2 माइनस करोगे, मीन्स यहाँ से अगर आप पाई बाय 2 माइनस करोगे तो आपको एक इस तरह से लाइन मिलेगी। ये देखो मैंने लाइन ड्रॉ की है। समझ में आ रहा है? तो ये जो है आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने क्या किया, यहाँ से इतना क्या था, ओमेगा टी था, यहाँ से ओमेगा टी तक मैं पहुंचा, और ओमेगा टी में से मैंने क्या माइनस किया, पाई बाय 2 माइनस कर दिया। तो यहाँ पे ये जो लाइन मिलेगी वो लाइन होगी, यहाँ पे आप लिख सकते हो, ये होगा I नोट का फेजर, ये होगा I नोट का फेजर। समझ में आ रहा है बच्चों? और दूसरी एक बात, ये I नोट का फेजर है। अब यहाँ पे
ये जो एंगल मिलेगा, छोटा सा एंगल एक्स एक्सिस के साथ, यहां पे जो ये एंगल मिलेगा, ये जो एंगल मिलेगा उसको आप लिख सकते हो ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। यहां पे आप लिख सकते हो ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। अब ये जो आई नोट है, आई नोट के भी यहां पे दो एलिमेंट हो गए, आई नोट के भी दो एलिमेंट हो गए। एक होगा ये डायरेक्शन में, जिसको आप क्या नाम दोगे, ये डायरेक्शन में होगा जिसको आप नाम दोगे आई नॉट कोस ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, इसको नाम दोगे आई नॉट कोस ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। और दूसरा एलिमेंट जो होगा वो यहां पे होगा इसका, और जिसको आप क्या नाम दोगे, यहां पे इसको आप बोलोगे आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। समझ में आ रहा है बच्चों? तो यहां पे देखो आपको दोनों ही एलिमेंट मिल गए, वी नोट का साइन एलिमेंट और आई नोट का साइन एलिमेंट। देखो ये जो वी नोट है, वी नोट फेजर, उसका साइन एलिमेंट ऊपर गया है, वी नोट साइन ओमेगा टी। यहां पे ये आई नोट है, देखो ये आई नोट है, और उसका साइन एलिमेंट यहां पे नीचे गया है, देख सकते हो आप। तो ये रेड कलर में जो ऊपर जा रहा है वो वी नोट का साइन एलिमेंट, यहां पे ये नीचे जो ग्रीन कलर में जा रहा है वो आई नोट का साइन एलिमेंट। यहां पे आपको दोनों ही एलिमेंट मिले। समझ में आ रहा है बच्चों? तो अब क्या होगा, अब यहां पे आपने उसका फेजर डायग्राम तो ड्रॉ कर दिया, लेकिन अगर आप यहां पे अब ड्रॉ करोगे V वर्सेस ओमेगा टी का ग्राफ और I वर्सेस ओमेगा टी का ग्राफ, तो वो कैसे ड्रॉ होगा? देखो, अगर आप यहां पे ड्रॉ करने वाले हो इस तरह से V वर्सेस ओमेगा टी का ग्राफ, तो यहां पे सबसे पहले आप देखोगे V का जो फंक्शन है उसमें क्या है, वी नॉट साइन ओमेगा टी। और साइन का ग्राफ कैसे होता है आपको मालूम है, इस तरह से होगा। तो हम पहले सिंपल इस तरह से ग्राफ ड्रॉ कर देंगे। ये जो ग्राफ होगा वो होगा v वर्सेस ओमेगा टी का ग्राफ, क्योंकि यहां पे पीछे क्या है, साइन फंक्शन है। तो मैंने इजीली इस तरह से ड्रॉ कर दिया। देखो बहुत ही सिंपल है ये। पहले मैं क्या करूंगा, साइन फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ कर दूंगा, v वर्सेस ओमेगा टी का ग्राफ। जैसे जैसे ओमेगा टी चेंज होगा वैसे वैसे वोल्टेज भी चेंज हो गए, और उसका ग्राफ इस तरह से साइन फंक्शन आ रहा है तो साइन जैसे ही मिलेगा। अब क्या होगा देखो बच्चों, अब हम ड्रॉ करेंगे आई नोट का ग्राफ, सॉरी आई का ग्राफ। आई का ग्राफ जो होगा विथ रिस्पेक्ट टू ओमेगा टी, लेकिन यहां पे क्या होगा, ओमेगा टी की जो भी वैल्यू लोगे उसमें से आप पाई बाय 2 माइनस कर दोगे। समझ में आ रहा है? तब ये ग्राफ होगा। तो उसमें होगा क्या, जब भी आप ड्रॉ करने जाओगे यहां पे, तब यहां पे इसका ग्राफ इस तरह से चालू होगा। देखो बच्चों, यहां पे इस तरह से चालू होगा। ये ग्राफ ड्रॉ किया, देखो यहां पे ये जो ग्राफ आपको दिखाई दे रहा है बच्चों, वो है करंट का ग्राफ, करंट I वर्सेस ओमेगा टी का ग्राफ। तो यहां पे होगा क्या, जहां पे V का ग्राफ 0 होगा, जहां पे V का ग्राफ 0 होगा वहां पे I मैक्सिमम पहुंच जाएगा। देखो यहां ये जगह देखो, यहां पे V का ग्राफ अभी 0 पे है, तो ये I है ना वो नीचे है मैक्सिमम पे। फिर क्या होगा, जहां पे V मैक्सिमम पहुंचेगा, ये देखो ये प्लेस, देखो ये प्लेस, ये जगह पे V मैक्सिमम है, तो ये ही जगह पे ये I है वो 0 पे आ गया। फिर ये जगह देखो, ये जगह यहां पे क्या है, ये ब्लैक कलर का V का ग्राफ 0 हुआ, ये V का ग्राफ जो है ब्लैक कलर का वो 0 हुआ,
लेकिन यही जगह पे आप ऊपर देखोगे तो यही जगह पे आई जो है वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंच गया। फिर क्या होगा, फिर यहां देखो ये जगह पे ये ब्लैक कलर का जो वी का ग्राफ है वो नीचे मैक्सिमम पहुंचा, लेकिन यही जगह पे आई का ग्राफ क्या हो गया, 0 हो गया। तो आप यहां पे साफ देख सकते हो कि यहां पे ये ग्रीन कलर का ग्राफ और ये ब्लैक कलर का ग्राफ दोनों के बीच में π/2 जितना फेज डिफरेंस है। ये दोनों के बीच में ये ग्रीन कलर का ग्राफ जो है, ग्रीन कलर का ग्राफ और ये है ब्लैक कलर का ग्राफ, दोनों के बीच में कितना गैप है, π/2 जितना। यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों के बीच में π/2 जितना फेज डिफरेंस है। तो आपने देखा यहाँ पे बच्चों, आपने एक चीज यहाँ पे देखी होगी कि यहाँ पे वोल्टेज वर्सेस ओमेगा टी ग्राफ और आई वर्सेस ओमेगा टी ग्राफ अब एक साथ चालू होके, एक साथ मैक्सिमम होके, फिर एक साथ ही नहीं चल रहे। ये दोनों ही एक साथ यहाँ पे अप डाउन नहीं हो रहे, वो आगे पीछे हो गए। यहाँ पे देखो ये क्या हो गए, सभी आगे पीछे हो गए। और आपने आगे रेजिस्टेंस वाले क्वेश्चन में पढ़ा था, रेजिस्टेंस वाले क्वेश्चन में आपने क्या पढ़ा था, रेजिस्टेंस वाले क्वेश्चन में कि ये जो रेजिस्टेंस वाला ग्राफ था वो ग्राफ देखो एक साथ ही यहाँ से निकल रहा है, दोनों ग्राफ एक साथ ही मैक्सिमम हुए, फिर एक साथ ही 0 हो गए, फिर एक साथ ही नीचे की ओर मैक्सिमम हुए। ये एक साथ चल रहे थे, ये V वर्सेस ओमेगा टी और I वर्सेस ओमेगा टी के ग्राफ एक साथ चल रहे थे। लेकिन यहाँ पे आपने देखा ये V वर्सेस ओमेगा टी और I वर्सेस ओमेगा टी ग्राफ आगे पीछे रह गए। देखो अभी ये एक साथ नहीं चल रहे, जहां पे एक मैक्सिमम हो रहा है तब दूसरा 0 हो रहा है, जहां पे दूसरा मैक्सिमम हो रहा है वहां पहला 0 हो रहा है। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से ये ग्राफ के बीच में देखो आप देख सकते हो π/2 जितना यहाँ पे फेज डिफरेंस आ गया। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है, देखो द करंट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज बाय अ फेज एंगल ऑफ π/2 रेडियन। समझ में आ रहा है? ये पूछ सकते हैं कि जब सर्किट के अंदर आप एसी या जहाँ पे एसी सोर्स है उसके वो सर्किट के अंदर अगर सिर्फ इंडक्टर रखा है तो करंट और वोल्टेज के बीच में कितना फेज डिफरेंस होगा और कौन आगे जाएगा कौन पीछे रह जाएगा, वो सब एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक का फेजर डायग्राम भी ड्रॉ कर दिया है, V वर्सेस ओमेगा टी, I वर्सेस ओमेगा टी के ग्राफ भी ड्रॉ कर दिए और कितना यहाँ पे डिफरेंस रहेगा, फेज डिफरेंस, वो भी मैंने लिख दिया है। और यहाँ पे आप देख सकते हो उसका पूरा डेरिवेशन, यहाँ पे ये पूरा डेरिवेशन है एसी थ्रू इंडक्टर का, यहाँ पे ये पूरा डेरिवेशन किया हुआ है। जब यहाँ पे एसी थ्रू इंडक्टर, हमने एसी थ्रू रेजिस्टर का कर दिया था आगे, ये यहाँ पे एसी थ्रू इंडक्टर का पूरा डेरिवेशन है। और लास्ट जो स्टेप्स बाकी है वो मैं यहाँ पे दिखा दूंगा अब आपको। देखो अब ये लास्ट स्टेप हम पढ़ेंगे, एक लास्ट चीज, इंडक्टिव रिएक्टेंस। ये इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है? द अपोजिंग नेचर ऑफ इंडक्टर टू द फ्लो ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज कॉल्ड इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो आपने इंडक्टर ज्वाइन किया है इसका एक अपोजिंग नेचर होगा जो क्या करेगा, ये अल्टरनेटिंग करंट, यहाँ से जो अल्टरनेटिंग एसी करंट आएगा उसका अपोज करेगा, उसको हम बोलेंगे इंडक्टिव रिएक्टेंस। आपको मालूम ही है, यहाँ पे आपने क्या देखा बच्चों, यहाँ पे आपने करंट I का फॉर्मूला देख लिया था, ये करंट I का फॉर्मूला है। आपने ये फॉर्मूला यहाँ पे देखा जिसमें मैंने यहाँ पे बोला था E0/L ओमेगा को आप एज्यूम करोगे I0। मैंने क्या बोला था, यहाँ पे E0/L ओमेगा, इसको आप क्या एज्यूम करोगे, उसको आप I0 एज्यूम करोगे। तो यहाँ पे मैं आपको बता सकता हूं I0 क्या है बच्चों, E0/L ओमेगा है, ये आपको मालूम है। I0 क्या है, E0/L ओमेगा। एंड अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, आप अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ देखोगे जब सर्किट में क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा, तब आप लिखोगे इस तरह से,
समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो अभी क्या है सर्किट में, क्या है अभी यहाँ पे सर्किट में इंडक्टर है तो फॉर्मूला ये मिला। लेकिन अगर रेजिस्टेंस होता तो फॉर्मूला ये मिलता। तो करंट की जगह पे तो करंट ही है, ईएमएफ की जगह पे तो ईएमएफ ही है, लेकिन यहाँ पे रेजिस्टेंस की जगह पे एल ओमेगा है। देखो बच्चों, तो इसका मीनिंग ये एल ओमेगा जो स्टेप है, एल ओमेगा, ये स्टेप एक रेजिस्टेंस ही दिखाएगा, लेकिन ये किसका रेजिस्टेंस है? इसका। लेकिन हम इसको बोलते क्या है? इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो ये जब इंडक्टर हम ज्वाइन करेंगे तो इसका जो रेजिस्टेंस होगा उसको हम बोलेंगे इंडक्टिव रिएक्टेंस, और उसका फॉर्मूला होगा एल ओमेगा, और इंडक्टिव रिएक्टेंस का सिंबल होगा XL। तो यहाँ पे इंडक्टिव रिएक्टेंस उसको हम लिखेंगे XL। इंडक्टिव रिएक्टेंस XL इक्वल्स टू L ओमेगा। समझ में आ रहा है बच्चों? तो ये है इंडक्टिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला। ओमेगा क्या है आपको मालूम है? ओमेगा जो है वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। ओमेगा की जगह पे 2πf भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे XL का फॉर्मूला 2πf भी होगा, यहाँ पे इस तरह से भी आप लिख सकते हो। तो XL का जो फॉर्मूला होगा वो होगा L इंटू 2πf। समझ में आ रहा है? अब आपको ये भी मालूम है कि आप फ्रीक्वेंसी f की जगह पे 1/t भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे यही फॉर्मूला आप L 2π/t टाइम पीरियड, यहाँ पे क्या है ये टाइम पीरियड, इस तरह से भी आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे आपको देखो, यहाँ पे आपको इंडक्टिव रिएक्टेंस के अलग अलग फॉर्मूला मिल रहे हैं। समझ में आ रहा है बच्चों? अब यहाँ पे अगर ये जो बात हो रही है वो है एसी करंट की। अब एसी करंट क्या होता है? अल्टरनेटिंग करंट, और उसमें क्या होता है? वेव की जैसे करंट पास होता है, तो उसमें फ्रीक्वेंसी होती है। मान लो यहाँ पे डीसी बैटरी मैंने ज्वाइन कर दी होगी, यहाँ पे डीसी बैटरी ज्वाइन कर दी है, तो डीसी बैटरी में तो क्या होगा? कांस्टेंट ही करंट फ्लो होगा, और कांस्टेंट ही करंट फ्लो होगा तो इस तरह से वेव की तरह करंट फ्लो नहीं होगा, इस तरह से वेव की तरह करंट फ्लो नहीं होगा, क्योंकि आपको मालूम है यहाँ पे करंट जो फ्लो होगा वो इस तरह से फ्लो होगा वेव जैसे। तो यहाँ इसकी फ्रीक्वेंसी होती है, लेकिन मान लो बैटरी ज्वाइन कर दी और कांस्टेंट करंट फ्लो हो रहा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी तो क्या हो जाएगी? 0। तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर आप इंडक्टर को डीसी सोर्स के साथ ज्वाइन करोगे, यहाँ पे यही इंडक्टर को यहाँ पे डीसी सोर्स मींस बैटरी लगा दोगे, तो इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 0 डीसी सोर्स में। डीसी सोर्स के अंदर फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 0, तो XL ही हो जाएगा 0। कभी भी आपको क्वेश्चन पूछ ले वो MCQ में कि डीसी सोर्स में XL इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है, तो डीसी सोर्स पे इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है 0। समझ में आ रहा है बच्चों? तो यहाँ पे ये इंडक्टिव रिएक्टेंस का लास्ट टॉपिक, ये इतना भी आपको साथ में याद रखना है। तो यहाँ पे हमने जो पढ़ा वो क्या पढ़ा बच्चों? एसी थ्रू इंडक्टर, उसका ये पूरा डेरिवेशन है। फिर यहाँ पे ये उसके फेजर डायग्राम और ग्राफ मिले आपको, और लास्ट में आपको ये इंडक्टिव रिएक्टेंस का इतना ये डेरिवेशन मिला। समझ में आ रहा है? तब जाके यहाँ पे ये एसी थ्रू इंडक्टर खत्म हुआ। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे एसी थ्रू कैपेसिटर। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे पहले रेजिस्टेंस रखा था, फिर बाद में अभी इंडक्टर रखा, अब हम यहाँ पे रख देंगे कैपेसिटर। तो अब थर्ड क्वेश्चन में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा, जिसमें यहाँ पे हम इंडक्टर की जगह पे रखेंगे कैपेसिटर, और सेम तरीके से उसका पूरा डेरिवेशन होगा, ग्राफ होगे, और उसका कैपेसिटिव रिएक्टेंस भी हम लास्ट में पढ़ेंगे।